हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी शुरू किए हैं, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम लोग अध्याय 7 को पढ़ेंगे। अध्याय 7 में हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका किस तरीके से चलाया जाता है विभिन्न परिवारों के द्वारा। और हम लोग उसमें देखेंगे कि उन लोगों में क्या क्या समस्याएं आती है आजीविका चलाने में और कैसे वो लोग मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों तक यह वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो को आप लोग स्किप कर देते हैं, जिससे YouTube का एल्गोरिथम सेटिस्फाइड नहीं होता है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाता है, सजेस्ट नहीं करता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर पहुंचाइए, ताकि उन लोगों को भी हमारे इस वीडियो का लाभ हो सके। और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे आज क्या क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि पिछले पाठ में पहले बताया गया कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो पिछले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। उसके बाद हम लोगों ने देखा अलग अलग क्षेत्र में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें, दूसरी चीज़ें किस तरीके से उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पाठ में अध्याय 7 में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। हम यह पढ़ेंगे कि गांव में लोग किन किन तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं, यानी वह अपना गुजर बसर किस तरीके से करते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से मिलती जुलती है और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं। यानी इस चैप्टर मुख्यतः फोकस कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं उसका आजीविका किस तरीके से चल रहा है। ग्रामीण समाज में विभिन्न लोगों के जीवन की परिस्थितियां जो कि एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं, अगर मिलती है तो कितनी मिलती है, इसकी चर्चा किया गया है। और उन लोगों के बीच क्या क्या समस्या उत्पन्न होते हैं और उसका समाधान वो किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए यहाँ एक पिक्चर से स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि तो विभिन्न लोगों को काम करते हुए दिखाया गया है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ बॉक्स दिया गया है। बॉक्स में क्वेश्चन है कि ऊपर दी गई तस्वीरों में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन कीजिए। अगला है खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी एक सूची बनाइए। उसके बाद अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा होगा, उसमें से कुछ चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। तो दोस्तों, ऊपर के चित्र दिया गया है ऊपर में, और उसके अकॉर्डिंग आप ये सभी का सभी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक गांव की कहानी दिया गया है जो कि कलपट्टू नाम का गांव है। यह तमिलनाडु राज्य का एक गांव है जो कि समुद्र तट के पास है। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। जैसे दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। यानी किसी भी गांव में खेती होती है, उसके बाद कुछ शिल्पकार होते हैं, कुछ घड़े बनाएंगे, कुछ ईंट बनाएंगे और कुछ गाड़ियों का मरम्मत करेंगे। इसी तरीके से उस गांव में भी कुछ आदमी खेती करते हैं, कुछ टोकरी बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, बैलगाड़ी, ये सभी वहाँ का पेशा है लोगों का। आगे दिया गया है कि कलपट्टू में कुछ लोग नर्स भी है, शिक्षक भी है, धोबी भी है, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं भी देते हैं। तो वहाँ पर भी कुछ लोग नर्स
शिक्षक, धोबी, डॉक्टर, ये सभी भी हैं। कुछ लोग दुकानदारी करते हैं और कुछ लोग व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है, जो वहाँ का गांव का मेन गली होता है वह बाजार की तरह दिखता है, और वहाँ पे ये सभी के सभी सेवाएं मिलती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें भी दिख जाएंगी, जैसे चाय की दुकान, सब्जी, कपड़ा, ये सभी की दुकान, बीज की दुकान, खाद की दुकान, ये सभी दुकानें वहाँ मिल जाएगी। 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफिन भी मिलता है। टिफिन का मतलब क्या होता है, जैसे आज हम लोग खाने का ऑर्डर देते हैं स्विगी से, जोमेटो से, और वो पहुंचा देता है, लेकिन उस समय दुकान हुआ करता था और उस दुकान में जा कर के आप वहाँ पे हल्का फुल्का खाना खा सकते थे। सुबह जैसे कि सुबह इडली, डोसा, उपमा मिलता है, और शाम के नाश्ते में बड़ा बोंडा और मसूर पाक मिलता है। इसी तरीके से दुकान हुआ करती थी। चाय की दुकानें के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार भी रहता था। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता था। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलता है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविकाएं चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम भी करते हैं। तो जैसे कि तो अभी वर्तमान में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से विविधता पाया जाता है कि कोई लोग कोई अलग काम कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, कोई नर्स है, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई व्यापारी है। इसी तरीके से उस समय कलपट्टू नाम के गांव में भी था, और उसी गांव का कहानी इसमें वर्णित है। तो गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती थी। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते थे। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता था। क्या क्या उगाया जाता था, तो गांव में खेती हुआ करता था, और यहाँ पर धान, कपास, गन्ना, ये सभी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेत में काम करते हैं, और देखें कि उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। और चलिए अब वहाँ के कुछ लोगों से मिलते हैं और उसकी कहानी को जानते हैं। सबसे पहला व्यक्ति तुलसी। चलिए तुलसी की कहानी जानते हैं, इनकी कहानी में क्या क्या है। हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। तुलसी बता रही है अपनी कहानी, सुनिए क्या बता रही है। तुलसी बता रही है कि हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। रामलिंगम एक व्यक्ति है। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान की खेत है। शादी से पहले मैं मैके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। मैं सुबह 8:30 से 4:30 तक काम करती हूँ, शाम तक। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियत रूप से मजदूरी मिलती है, यानी साल में कुछ ऐसे ही समय आते हैं जब उसे मजदूरी नियमित मिलते हैं, और बाकी के बाद जब काम नहीं मिलते हैं तो वह बेरोजगार हो जाते हैं, वह काम नहीं कर पाते हैं। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। ऐसा कौन बोल रहा है, तो तुलसी बोल रही है। और आगे की कहानी जानते हैं। बोल रही है कि मेरा पति रमन
भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, यानी उसके पास कोई खेती की ज़मीन नहीं है, वह बस मजदूरी करती है और उसके पति भी एक मजदूर हैं। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। यानी जब खेतों में काम नहीं मिलता है तो फिर वह किसी न किसी खान से पत्थर, नदी से बालू ढोने का काम करने लगता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जंगल से लकड़ियाँ भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है और वहीं से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे तुलसी का जो कहानी है वह खेती में वह सहयोग करता है। किसका? रामलिंगम नाम का एक किसान है। ये बड़ा किसान है और इसके पास 20 एकड़ धान की ज़मीन है और वहीं पे तुलसी नाम की एक मजदूरी करती है और उसके पति भी मजदूरी करते हैं, लेकिन उसे सभी दिन यानी 12 महीने काम नहीं मिल पाता है। कुछ महीने वह काम करती है और कुछ महीने घर बैठ जाती है, उसे काम नहीं मिलता है। जब उसे काम नहीं मिलता है तो उसके पति कुछ खान से पत्थर निकालना या फिर नदी से बालू निकालना जैसे काम करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है कि उसे कुछ महीने ही काम मिलता है किसानी में? ऐसा इसलिए होता है, जून के महीने के आसपास बीरा बनाना होता है, फिर उसके बाद रोपाई होती है, फिर निराई होती है, कटाई होती है। यानी दिसंबर तक धान की खेती समाप्त हो जाती है। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये सभी महीने में उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, उसे तंगी का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे तुलसी क्या कहती है। तुलसी कहती है, हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं, दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ियां लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं हो पाता है। घर चलाने और जिंदगी बसर के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवार में लगभग 40% लोग खेतिहर मजदूर हैं। खेतिहर मजदूर का मतलब होता है जिसके पास अपना खेत नहीं है, परंतु दूसरे के खेत में जाकर के वह मजदूरी का काम करते हैं। वैसे व्यक्ति को खेतिहर मजदूर कहा जाता है। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। जब अपने ही खेत आसपास के खेतों में काम नहीं मिलेगा तो मजबूरन अपने जीविका को चलाने के लिए कहीं शहर में या फिर दूसरे शहर में जा कर के काम करना ही पड़ेगा, तभी तो जीविका का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा और अच्छे तरीके से ज़िंदगी का निर्वाह होगा। इस तरह का प्लान कुछ विशेष मौसमों में ही होता है जब खेतों में काम नहीं मिलता है। चलिए एक बॉक्स दिया गया है, ये बॉक्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद शेखर की कहानी पर जाएंगे हम लोग। तो बॉक्स में है, तुलसी के काम का विवरण दीजिए, यह रमन के काम से कैसे अलग है। रमन कौन है? तुलसी की पति है और तुलसी का काम क्या क्या है वो आपको बताना है और रमन के काम क्या क्या है, उससे कैसे अलग है तुलसी का काम। बस इतना काम है, आपको अच्छे से आसानी से कर लेंगे आप लोग। अगला है, तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है।
आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? अगला है, आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसल उगाई जाती है? वहां खेतिहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं? अगला है, अगर तुलसी के पास खेती की जमीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते? चर्चा कीजिए। तो दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, ये उम्मीद है कि आप लोग जरूर इसे कर लेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग शेखर की कहानी पर और देखते हैं शेखर का क्या कहानी है। शेखर कहता है, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसान की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। उधार पर देता है बीज और खाद व्यापारी। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। यानी जिस व्यापारी से हम बीज और खाद उधार लेते हैं उसी व्यापारी को हमें थोड़े कम दामों पर धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है। जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचेंगे। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इसमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। इसलिए मुझे और पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसान से धान इकट्ठा करने में रामलिंगम की मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर नस्ल की गाय है। उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। तो दोस्तों उधार लेता है और उसी व्यापारी को धान बेचने के लिए बाध्य हो जाता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर आगे से उसे उधार नहीं मिलेगा बीज और खाद, इसलिए वह उसी व्यापारी को बेचने के लिए बाध्य हो जाता है और उस खेत का जो भी उपज होता है वह उससे बस 8 महीने तक अपना आजीविका चला पाता है। उसके बाद वह रामलिंगम के चावल की मिल में काम करने लगता है और वहाँ पड़ोस के गांव से जितने भी किसान हैं वहाँ के किसान से वह धान इकट्ठा करने में रामलिंगम की सहायता करने लगता है। चलिए यहाँ पे कुछ शेखर से संबंधित प्रश्न है, देख लेते हैं। शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता है? अगला है, शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता है? उसके बाद अगला दिया गया है, शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारियों के एजेंट के बीच इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी? दोनों के तर्क को लिखिए। अगला है, शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है? आपके उत्तर के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। उसके पास कितनी जमीन है, उसको उधार क्यों लेना पड़ता है, उनकी कमाई के साधन क्या हैं, उन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने के लिए क्या जरूरत है। तो दोस्तों इन सभी को आप अच्छे से सोच समझकर नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलिए आगे देखते हैं। ये पैसा बीज खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाता है। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसे कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता है। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया।
पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है। आगे है रामलिंगम और कड़ूथम्मा की कहानी। चलिए जानते हैं रामलिंगम और कड़ूथम्मा क्या कहते हैं। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ऊपर में एक बॉक्स है, चलिए बॉक्स को भी कवर करते चलते हैं। तुलसी और शेखर का विवरण दोबारा पढ़िए। वे बड़े किसान रामलिंगम के बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ जो आपने रामलिंगम के बारे में पढ़ा उसे जोड़ते हुए निम्नलिखित सवाल का जवाब दीजिए। उसके पास कितनी जमीन है, दोनों में आपको कंपैरिजन करना है। उसके बाद अपनी जमीन पर उगाने वाले धान का वह क्या करता है। उसके बाद है खेती के अलावा उसकी कमाई के और क्या साधन हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हैं और इसमें आपको तुलसी और शेखर और रामलिंगम में कंपैरिजन करना है। चलिए अब देखते हैं भारत के खेतिहर मजदूर और किसान के बारे में। आपको हमने बताया कि खेतिहर मजदूर का अर्थ क्या होता है। खेतिहर मजदूर का अर्थ होता है कि जिन किसानों के पास अपनी खेती नहीं होती है परंतु दूसरे की खेती में वह फसल उगाते हैं, उसे खेतिहर मजदूर यानी दूसरे के खेत में वह मजदूरी करते हैं तो उसे खेतिहर मजदूर कहते हैं। और किसान के पास अपना जमीन होता है और वह छोटे छोटे किसानों को अपने खेत में काम करवाते हैं। चलिए देखते हैं, कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं। ऐसे भी खेतिहर मजदूर हैं जिसके पास थोड़ा भी भूमि नहीं है और कईयों के पास छोटे छोटे टुकड़े हैं जमीन के। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ जाते हैं और समय से पहले ही उनका जितना भी उपज होता है वह कम हो जाता है, उसका उपभोग वो कर लेते हैं। आगे दिया गया है भारत के 80% किसानों का यही हालात है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना। किसान तो हैं ही, साथ ही साथ वह दुकान भी चलाता है, सूद पर पैसा भी देता है जो छोटे किसान या फिर मजदूर को दिया जाता है। छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी बना ली है। इस तरीके से वह अपना साइड इनकम का सोर्स भी जनरेट कर लिया है। ऊपर के आंकड़े को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं? बिल्कुल है, क्योंकि 80% किसान गरीब हैं, 20% किसान बड़े किसान हैं। आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको जरा सोचिए। हमने कलपट्टू में होने वाले खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ जो लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं, जंगल की उपज यानी वहाँ जो भी फसल लगाया जाता है और जो भी वहाँ के जंगल हैं उस पर, और पशु आदि जितने भी पशु पक्षी हैं उस पर भी निर्भर रहते हैं कुछ लोग। तो उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। जैसे
महुआ बीनना, महुआ एक होता है जो कि फूल होता है, वह महुआ होता है और उसे बीनना यानी चुना जाता है। जब खेत से वह हवा में वह गिरता है खेत में, तो फिर उसे चुन करके उसका भोजन बनाया जाता है और उसे उपयोग में लाया जाता है। तेंदू के पत्ते को इकट्ठा करना, शहद निकालना, इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। तो कुछ लोग किसान होते हुए भी कुछ लोग गाय पालते हैं और उससे दूध निकालते हैं और दूध को किसी सहकारी समिति के पास जाकर बेचते हैं, जिससे वह आजीविका चलाते हैं। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। अब हम लोग अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार में थोड़ा और जानेंगे। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में ही रहता है। उससे पहले एक बॉक्स दिया गया है जिसमें नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती के बारे में चर्चा किया गया है। सीढ़ीनुमा खेती क्या होता है? तो जैसे ढलान होता है और ढलान में ही यहाँ पे सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और इस पर खेती किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बनाया गया है और इस पे खेती होता है। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। कौन से समुदाय? चखेसंग समुदाय। और वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेत में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। चलिए अब हम लोग मछली पकड़ने से संबंधित अरुणा और परिवेलन की कहानी को देखते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे नदी है और यहाँ पे मछुआरे बैठे हुए हैं, मछली पकड़ रहे हैं और इसी में अरुणा और परिवेलन की कहानी दिया गया है। पुदुपेट नाम का गांव है जो कि कलपट्टू से नज़दीक ही है। यहाँ के लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरैन। कैटामरैन क्या होता है? तो इसको कैटामरैन कहते हैं। कैटामरैन नाव की आकृति होती है, नाव के तरह ही होता है, उसे कैटामरैन कहते हैं, की पंक्तियां दिखाई देती है। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति परिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं, यानी सभी पूरा परिवार एक साथ एक ही नाव में बैठ कर के समुद्र में जाते हैं और मछली पकड़ते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो भी पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल कैटामरैन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरैन में लगा हुआ है।
इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती है। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती है वे कटोरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती है। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि यह 4 महीना जो होता है यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारियों से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचने पड़ते हैं और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे बड़ा मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से स्थानीय बाजार में मछलियाँ बेचती हुई कुछ मछुआरिनें हैं और मछलियाँ बेची जा रही है। तो दोस्तों, हमने ऊपर की कहानी में जो कि अरुणा और पारिवेलन की कहानी थी उसमें देखा कि किस तरीके से वह अपने आजीविका को चलाने के लिए मछलियों पर निर्भर है और वह समुद्र में जाकर के मछलियाँ पकड़ते हैं और उसे बेचते हैं और शाम में वह अपने परिवारों के साथ मिल करके उसका जो जाल होता है मछली पकड़ने का उसका मरम्मत करते हैं और फिर से मछली पकड़ने का अगले दिन का काम शुरू हो जाता है। लेकिन साल के कुछ महीने जो होते हैं वह मछलियों के प्रजनन का समय होता है, जिसमें वह मछलियां नहीं पकड़ते हैं और वह उस समय वह बैठे रह जाते हैं, जिससे उसे व्यापारियों से उधार लेना पड़ता है और उधार लेने के बदले में उधार तो चुकाना ही पड़ता है और साथ ही उसे ही अपनी मछलियों को बेचना भी पड़ता है। वह अपने इंडिपेंडेंट रूप से यानी व्यक्तिगत रूप से वह अपनी मछलियों को नहीं बेच सकता है, वह अपनी मछलियों का नीलामी नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई। ये सभी काम खेती में किए जाते हैं। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी अस्त व्यस्त रहते हैं और बाकी के समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसल उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, चलिए बॉक्स को भी कवर कर लेते हैं। शेखर और अरुणा दोनों ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है? आपको उनमें क्या समानताएं और क्या अंतर दिखते हैं? अगला है, क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? यह क्या होता है? इससे अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ है? तो दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है, लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। जमीन उपजाऊ होगी तो अच्छी कमाई होगी। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर होते हैं, मजदूरी करते हैं उस जमीन पे। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। कुछ किसान को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचना पड़ता है जिनसे वह पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उसके पास कोई काम नहीं रहता है, वह बेरोजगार बैठा रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिलता है।
तो दोस्तों आज का ये चैप्टर जो है ख़त्म है, इतना ही है। इसमें आगे अभ्यास का कुछ प्रश्न दिया गया है तो आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, जिससे अगले वीडियो में हम उसे कंसीडर ज़रूर करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने से आपको ये भी बेनिफिट होगा कि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।